हेलो। तो आज हम देखने वाले हैं फाइड या क्रेड रूट वर्ड से बनने वाले शब्द, इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हम सीखेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं फिडेलिटी, इनफिडेलिटी, इसी से बना है इनफिडेल, कॉन्फिडेंस, पता ही होगा, कॉन्फाइड, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडांट, कॉन्फिडांटे, परफिडी, ट्रेचरी, बोनाफाइड, मेलाफाइड, कॉन्फिडेंशियल, इनकॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियली, इनकॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडेंशियल, क्रेडिट, क्रेजुलस, इनक्रेजुलस, क्रेजुलसली, इनक्रेजुलसली, and last one is fiduciary, fiduciary. So hello, this is English vocab class number 6 and you are learning new words which are most important for competitive exam point of view through root word method. This class has two sections. First is the importance of grammatical profile. First is the importance of grammatical profile of a word. Why I emphasize continuously on grammatical profile throughout the class. You will know in this section. And the second section is, of course, vocab. Then, so let's begin the class. And here is the first section. Why grammatical profile is so important, especially for any competitive exams point of view. तो इस क्लास के दो सेक्शन हैं। पहला सेक्शन है कि मैंने इससे पहले वाली क्लासों में बार बार आपको बताया है किसी भी वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। केवल वर्ड्स को याद कर लेना ही काफ़ी नहीं है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्यों ज़रूरी है, तो ये इस पे बेस्ड हमारा पहला सेक्शन होगा। दूसरा जो सेक्शन होगा वो ऑफ कोर्स वोकेब से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं और ये फिलर्स हैं, इनमें आपको भरना है। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं ABCDE और ऊपर 5 सेंटेंसेज हैं, 5 सेंटेंसेज एंड 5 ऑप्शंस, और आपको चूज करना है कि किस में क्या भरेंगे। तो आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप खुद भरिए, खुद फिलर्स को फिल कीजिए और पता कीजिए कि किस में क्या भरा जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एग्जाम में आपको अब कोई अलग शब्द देके कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, आपको उसी शब्द के 5-7 चीजें दे दी जाएंगी। डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेसी, है ना। ये प्रिंटिंग एरर है, एक बार मैं इसको सही कर दूं। यहां पे होना चाहिए डेमोक्रेटिक, ये प्रिंटिंग एरर है। तो ये 5 ऑप्शंस हैं आपको, और 5 ऑप्शंस में आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस में क्या भरना है। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रामर उतनी स्ट्रांग नहीं है। ग्रामर स्ट्रांग होगी तो ग्रामर से ये पता चलेगा कि कहाँ क्या भरना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री। कंट्री क्या है? एक नाउन है। अब नाउन से पहले जो फिलर होगा वो किसका स्थान है? नाउन से पहले किसका स्थान है? एजेक्टिव का स्थान है। नाउन की विशेषता को बताने वाला कौन है? एजेक्टिव। तो नाउन से पहले क्या आता है? एजेक्टिव। अब आपको ये ढूंढना है कि इन 5 में से एजेक्टिव कौन है। कभी आपने इतना गौर तो किया नहीं, आपने सिर्फ डेमोक्रेसी पढ़ा और आगे निकल गए।
आपने ध्यान ही नहीं दिया कि डेमोक्रेटाइज भी होता है, डेमोक्रेटाइज वर्ब होता है, क्रिया होती है। डेमोक्रेटिकली जो है एडवर्ब होता है। क्यों? क्योंकि पीछे एल वाई लग गया। पीछे क्या लग गया? एल वाई। एल वाई जब किसी के साथ लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नाउन है एक, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। डेमोक्रेट्स ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक ये एजेक्टिव है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ डेमोक्रेसी पढ़ा और आगे निकल गए। इसीलिए आजकल के एग्जाम्स में जो पेपर सेटर होते हैं उनको पता होता है कि बच्चा कहाँ गलती करता है। तो आपको किसी भी शब्द के साथ साथ उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते आप। आपको सब एक जैसे लग रहे हैं, घोड़े गधे सब एक जैसे। इंडिया इज नाउन। अब नाउन को बताने वाला एजेक्टिव, यानी यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ भरा जाएगा डेमोक्रेटिक। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आएगा ई। क्यों? क्योंकि एजेक्टिव की जरूरत है यहाँ पे। अब ये पता कैसे होगा? ये ग्रामर, ठीक है। आपको मैंने वोकेब डेमो क्लास में बताया था कि इंग्लिश के दो पैर हैं, और पहला है ग्रामर और दूसरा है वोकेब। आप सोचेंगे वोकेब ही सीख लें, बहुत सारा ग्रामर नहीं, तो इसका इम्प्लीमेंट होता है। आपको वर्ड्स याद करके करोगे क्या? आप वर्ड्स याद कर लोगे लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करना नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा आपको? इसी तरह से ग्रामर केवल रटने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें शब्द आते हैं, उसके लिए वोकेब भी सीखनी जरूरी है। तो वोकेब और ग्रामर दोनों का कॉम्बिनेशन वेल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, लगभग 50 के अराउंड बनाई है, उसमें देख सकते हैं जाके आप। बहुत ही डीपली मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। नहीं समझ में आए तो आप बताइएगा, मैं और वीडियोज़ बना दूंगा। इंडिया रूल्ड। अब इंडिया रूल्ड, इंडिया में शासन होता है। इंडिया जो है वो शासित किया जाता है, ठीक है। इंडिया रूल्ड, इंडिया रूल्ड कैसे? इंडिया पे शासन कैसे किया जाता है? तो यहां पर जो जरूरत है, यहां पर है जरूरत एजेक्टिव की, एडवर्ब की। किसकी जरूरत है? एडवर्ब की। अब ये कैसे पता चला? ये पता चलेगा जब आप ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट आ चुका, यहां पर वर्ब आ चुकी, अब ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कोई है नहीं यहां पे, तो यहां पे क्या आना चाहिए? इंडिया में रूल किया जाता है, इंडिया में शासन किया जाता है। कैसे शासन किया जाता है? कैसे शासन किया जाता है? डेमोक्रेटिकली। एडवर्ब, शासन करने का तरीका। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब की विशेषता बताता है ना। ही रन्स, वह दौड़ता है। ही रन्स, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, टाइम खराब करने वाली बात है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो फास्ट क्या हुआ? ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? ये एडवर्ब। किसकी विशेषता बता रहा है? ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। एजेक्टिव तो नाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब जो है ये वर्ब की विशेषता बताता है। कैसा दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। इसी तरीके से इंडिया में शासन किया जाता है। कैसे किया जाता था? कैसे किया जाता है? डेमोक्रेटिकली। एडवर्ब है, ठीक है। थर्ड नंबर, इंडिया इज रूल्ड बाई। इंडिया इज रूल्ड बाई। अब इंडिया में शासन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? अब चूंकि आपको यदि ग्रामर पढ़ी होगी आपने, तो बाई का मतलब होता है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद जो है, प्रीपोजिशन का क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन बन सकता है। कौन बन सकता है? नाउन बन सकता है। अब यहां पे नाउन कौन है? यहां पे नाउन कौन है? डेमोक्रेट्स एंड डेमोक्रेसी, ये दो नाउन है। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी तो होता है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, और डेमोक्रेट्स का मतलब होता है वो लोग जो इस शासन व्यवस्था को चलाते हैं, वो लोग जो डेमोक्रेसी में चुन के आते हैं, संसद या विधानसभा में बैठते हैं और उसको पूरे देश को चलाते हैं। तो अब आपको मीनिंग भी याद रखनी है, साथ ही साथ आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल और प्लस ग्रामर की समझ। आप ये पांचों क्वेश्चंस बिना इन तीनों कॉम्बिनेशन के कर ही नहीं सकते। अकेला वोकेब नहीं कर सकते आप। आपको थोड़ा बहुत समझ होनी चाहिए कि यहाँ पर इन इंडिया इज रूल्ड बाई, यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन बनता है। अब ये दोनों नाउन है यहाँ पे। अब इन दोनों नाउन में आपको एक को सही चूज करना है, तो उसके लिए आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। डेमोक्रेट्स का मतलब होता है कॉमन नाउन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो प्रजातंत्र में चुन के आता है और लोगों पे शासन करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट्स, डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स डेमोक्रेट्स, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा?
डेमोक्रेट्स, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रही बात? इन इंडिया देयर इज अ, भारत में क्या है, भारत में क्या है, भारत में डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आ जाएगा, देयर इज ए डेमोक्रेसी, क्योंकि वर्ब की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि वर्ब आ चुकी। ठीक है। गवर्नमेंट शुड, और अच्छे से जानकारी करनी है आपको तो मेरी ग्रामर की क्लासेस देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया हुआ है। फिर कह रहा हूँ नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वीडियोज और बना दूंगा। गवर्नमेंट शुड, बेसिक चीज़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए ग्रामर की। बेसिक यदि आपका मजबूत नहीं है तो आप ऊपर कितना भी बड़ा महल बनाएं वो ताश के पत्तों की तरह बिखर ही जाने वाला है। गवर्नमेंट एन होगा यहाँ पे, गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट शुड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गवर्नमेंट को चाहिए, क्या चाहिए, अब आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट जो है सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, शुड, कुड, विल, शैल, है ना, मॉडल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब है, हैड, हैज, इज, एम, आर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। यानी अब यहां पर किसकी डिमांड है, वर्ब की, यानी ये क्या लग जाएगा यहाँ पे, ए लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए। डेमोक्रेटाइज, गवर्नमेंट शुड डेमोक्रेटाइज ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब क्या होता है, संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्था का मतलब, संवैधानिक संस्था मतलब जैसे CBI या फिर आपके देखिए नीति आयोग है, ठीक है, आप जी के पढ़ते ही होंगे। उसी के साथ ये जो सुप्रीम जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और स्टेट्स की जो कोर्ट्स होती हैं, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान ने इनको अधिकार दिया है। ये बिल्कुल गवर्नमेंट से फ्री हैं, गवर्नमेंट पे इनका प्रभाव नहीं है, इफेक्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको डेमोक्रेटाइज कर दे, प्रजातंत्रीकरण कर दे। ठीक है, तो डेमोक्रेटाइज लग जाएगा यहाँ पे। अब कैसे पता चला आपको, यदि ग्रामर की समझ है, ग्रामर की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर क्या चीज़ अप्रोप्रिएट होगी, यहाँ पर नाउन मांग रहा है कि एडवर्ब मांग रहा है कि यहाँ पे वर्ब मांग रहा है, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। तो आपको तीनों चीज़ों की समझ होनी चाहिए, पहले ग्रामर, दूसरा वोकेब याद होनी चाहिए, और तीसरा वोकेब की ग्रामेटिकल प्रोफाइल, क्योंकि केवल दो चीज़ों से पार नहीं पड़ेगी यदि वोकेब का आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल नहीं पता। अब मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये एडजेक्टिव है, यदि आपको पता ही नहीं होगा तो आप भरेंगे क्या इसमें। एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको और कोशिश करता हूँ क्लियर करने की। ये क्वेश्चन है, दिस मेडिसिन विल फिल इन द ब्लैंक योर इम्यूनिटी। ऑप्शंस आर एनर्जी, एनर्जाइज, एनर्जेटिक एंड एनर्जेटिकली। बताइए फिलर्स में क्या भरा जाएगा। टेक योर टाइम। अब यहां पर आपको सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता। यू डोंट नो डिफरेंस बिटवीन देम। एनर्जी जो है ये नाउन है, एनर्जाइज जो है वर्ब है, एनर्जेटिक जो है ये एडजेक्टिव है, और एनर्जेटिकली पीछे एलवाई लग गया, ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। ये यदि आपको पता होगा तभी आप इसमें भर पाएंगे। और साथ में इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर विटामिन की ज़रूरत है कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, इस स्ट्रक्चर को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, नाउन चाहिए, एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, क्या चाहिए। तो आप देखें मेडिसिन जो है ये सब्जेक्ट है, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका स्थान आता है, ऑफ कोर्स वर्ब का स्थान आता है, यानी यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ पर क्या भर दोगे आप, एनर्जाइज। जेड ई नहीं होगा, एस ई होगा, ठीक है, जेड ई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एस ई, ठीक है। जेड ई जो है वो अमेरिकन ग्रामर में लगाते हैं, और एस आई जो है वो हम ब्रिटिश ग्रामर में लगाते हैं। तो हम ब्रिटिश ग्रामर को प्रेफर करेंगे ना कि अमेरिकन ग्रामर को, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर जो ब्रिटिश है हमारी, उसी को ऑथेंटिक मानना है। तो ये एनर्जाइज हो जाएगा यहाँ पे, दिस मेडिसिन विल एनर्जाइज योर इम्यूनिटी, यानी क्या लग जाएगा, वर्ब। कैसे पता चला, हमने स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत ग्रामर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब,
इसके साथ साथ हमें इन सारी जो वर्ड्स थे इनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी पता होना चाहिए था। हम क्या करते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं, हमें लगता है कि एनर्जी को हमने पढ़ लिया और हमें पता चल गया कि ये एनर्जी क्या चीज़ है, लेकिन एनर्जी से भी बहुत सारे शब्द निकलते हैं जिनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल पर जोर दे रहा हूँ। आपको तीनों चीज़ों पर मेहनत करनी है, ग्रामर पर तो करनी ही करनी है, साथ में आपको वोकेब का अर्थ भी पता होना चाहिए, और तीसरा जो वोकेब आप पढ़ रहे हैं, जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तभी आप उस फिल इन द ब्लैंक्स में भर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड सेक्शन, एंड सेकंड सेक्शन इज द वोकेब सेक्शन। ठीक है, तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो फाइड या क्रेड से बनने वाले शब्द। फाइड या क्रेड जो है रूट वर्ड है, इन दोनों का मीनिंग जो है वो है ट्रस्ट, TRUST, भरोसा, किसी पे भरोसा से। जब भी क्रेड या फाइड आ जाए तो आप समझ जाना कि इसका जो लेना देना है वो भरोसे से है। तो पहला शब्द देखते हैं हम, फिडेलिटी। फिडेलिटी उसको कहते हैं, जैसे आप यहाँ पे फोटो देख रहे होंगे, पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो है हस्बैंड एंड वाइफ, शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं। उन वचनों में क्या होता है, उन वचनों में ये होता है कि हम एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, है ना। तो फिडेलिटी इज, देखिए फाइड लग गया, फाइड का मतलब ट्रस्ट। ठीक है, तो फिडेलिटी जो है ये विश्वास का भाव, ट्रस्ट का भाव, इसका मतलब क्या होता है, विश्वास का भाव, फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। और ये चूंकि भाव है इसलिए इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, नाउन, और नाउन भी कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउन भी कई तरीके के होते हैं ना, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट है, इन लगा दिया, इन से क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है, उसका नेगेटिव हो जाता है। तो जो चीज इसमें थी वो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी जो है ये क्या है, अविश्वास का भाव। जब इसमें से कोई भी, ठीक है, यदि इन दोनों के बीच में विश्वास नहीं हो, अविश्वास हो, तो इनफिडेलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, अविश्वास का भाव। ठीक है, इसी से एक शब्द बना है इनफिडेल, इनफिडेलिटी से ही बना है इनफिडेल। ठीक है, इनफिडेल। अच्छा, इनफिडेलिटी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑपोजिट है ना फिडेलिटी का, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनफिडेल का मतलब, इनफिडेल यानी कि यदि मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक बेवफा है, बेवफाई कर रहा है। ठीक है, तो जो व्यक्ति बेवफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, इनफिडेल। तो जो व्यक्ति बेवफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, इनफिडेल कहते हैं। ठीक है, चाहे वो हस्बैंड हो और चाहे वो वाइफ हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो बेवफाई करता है। आर्मी में, जो आर्मी हमारी है उसमें भी जो बगावत कर देते हैं या सेना की जो बात दुश्मनों तक पहुंचा देते हैं। अभी बीकानेर में जो है वो पकड़े गए हैं 2 लोग सेना की जासूसी करने के आरोप में, और वो सारी की सारी जो कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन थी वो सीमा पार पाकिस्तान को पहुंचाते थे, तो पकड़े गए हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इनफिडल होते हैं। ठीक है, तो इनफिडल यानी का इनफिडल का मतलब है जो व्यक्ति बेवफाई करता हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। समझ में आ गई बात, फिडेलिटी उसी से बना है, जो इसका ऑपोजिट है वो है इनफिडेलिटी, और इनफिडेलिटी से इनफिडेल बना है। तीनों का जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो आपने देख लिया। फिडेलिटी से एक शब्द बना सकते हैं हम, एक सेंटेंस बना सकते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिटल फिडेलिटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल मैरिज। ठीक है, यानी कि जो सक्सेसफुल मैरिज है उसके लिए जो विश्वास का भाव बहुत जरूरी है। विश्वास यदि नहीं होगा तो जो मैरिज है, वो शादी है, वो सक्सेसफुल चलेगी नहीं। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिटल फिडेलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्फिडेंस, ये तो सबको पता ही होगा, इसमें क्या बताना है आपको। ठीक है, इसमें सिर्फ आप देख लीजिए इसको रूट वर्ड से कि कौन का मतलब क्या होता है, CON। कौन जो होता है वो होता है टुगेदर, TOGETHER। कौन से भी हम शब्दों को करेंगे, वर्ड्स को देखेंगे, ये भी एक रूट वर्ड है। और फाइड का मतलब होता है ट्रस्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ट्रस्ट हो, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमेशा 24 घंटे ट्रस्ट जुड़ा हो, यानी कि खुद पे ट्रस्ट करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस कहते हैं। ठीक है, खुद पे उसको ट्रस्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे,
कॉन्फिडेंस, हिंदी में इसको सुन लो, आत्मविश्वास कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, ठीक है। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आत्मविश्वास का भाव, किसी के अंदर आत्मविश्वास का भाव है तो हम क्या बोलेंगे इसको? ही इज वेरी, ही हैज कॉन्फिडेंस, ही हैज कॉन्फिडेंस, उसके पास कॉन्फिडेंस है। मैंने यहाँ पे फोटो जो लगा रखी है, थोड़ा मैं इसको बड़ा करना चाहूँगा। ये नटवर लाल है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल। नटवर लाल इतना शातिर था कि उसने बहुत सारे कारनामे किए, लेकिन सबसे जो फेमस कारनामा था वो ये था कि उसने ताजमहल को उसने 3 बार बेचा। ताजमहल को उसने 3 बार बेचा फर्जी तरीके से, धोखे से। और जब बेच दिया और जब उसने ठग लिया लोगों को, तब लोगों को पता चला कि यार मेरे साथ हमारे साथ ठगी हुई है। तो इतना शातिर था वो, और वो क्यों शातिर था? क्योंकि वो बात ऐसे करता था, वो जब भी क्लाइंट से मिलता था तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हालांकि होते जाली थे, पर इतने कॉन्फिडेंस से बनाता था कि लगता था कि असली डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। साथ ही वो बातचीत करने में बड़ा ही कॉन्फिडेंस रखता था, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस यहीं से बना है, कॉन्फिडेंस यहीं से बना है कि इतना बड़ा काम करने, इतना बड़ा ठगी करने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास, कहीं जबान लड़खड़ाई तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आत्मविश्वास का भाव, तो ही हैज़ कॉन्फिडेंस, ही हैज़ कॉन्फिडेंस, ठीक है। और इसी से कॉन्फिडेंस जो है, इसी से देख लो आप कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट जो है ये एडजेक्टिव है, ये किसी व्यक्ति का गुण है। जैसे नटवर लाल इज ए कॉन्फिडेंट मैन, नटवर लाल इज ए कॉन्फिडेंट मैन, वेरी कॉन्फिडेंट, इनफैक्ट वेरी कॉन्फिडेंट मैन, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, तभी इसने इतना बड़ा काम किया। हर किसी के बस में थोड़ी ना है कि ताजमहल को बेच दे 3 बार, वो भी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट जो है वो एडजेक्टिव है, यानी कि किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, कॉन्फिडेंस में है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट दोनों का क्या बोलते हैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल वो बिल्कुल अलग है। कन्फाइड, ये कन्फाइड जो है इसी से निकला है, कन्फाइड से ही कॉन्फिडेंस निकला है, कन्फाइड से ही कॉन्फिडेंट निकला है। कन्फाइड जो है ये वर्ब है, कन्फाइड क्या है, वर्ब। और कन्फाइड का मतलब होता है, कन्फाइड का मतलब होता है कि सीक्रेट बताना, किसी को अपने राज बताना, राज बताना। कन्फाइड का मतलब होता है राज बताना। राज हम किसको बताते हैं, जिस पे हम विश्वास करते हैं। देखो कन्फाइड है ना, फाइड लग गया कि नहीं लग गया। फाइड का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट। हम उसी को राज बताते हैं जिसके साथ हम ट्रस्टफुल होते हैं, ठीक है। तो राज बताना। अब ये जो नटवर लाल था ये कभी भी बहुत ही कम पकड़ा गया, इसने बहुत सारी ठगी की, बहुत बड़े बड़े ठगी की। आप विकीपीडिया पे देखें, क्राइम तक में देखें, आज तक का एक प्रोग्राम है क्राइम तक, उसमें नटवर लाल के बारे में बताया गया है तफसील से। तो कन्फाइड, तो ये इसकी जो अपराध करने का तरीका ये था कि वो किसी को साथ लेता नहीं था, वो अकेला ही सब कुछ करता था, राज किसी को नहीं बताता था, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वो कन्फाइड नहीं करता था, वो कन्फाइड नहीं करता था किसी के साथ, अपने राज कभी नहीं बताता था, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलते हैं आगे। कॉन्फाइड समझ में आ गया। कॉन्फाइड जो है वर्ब है, राज बताना इसका मतलब। कॉन्फिडेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव। चलते हैं आगे। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंटे। मैं पीछे वाला ही लेना चाहूँगा। ये जो नटवर लाल था इसके सक्सेसफुल होने का एक कारण और था। जैसा मैंने बताया आपको कि ये किसी को अपने साथ नहीं बनाता था, कब किसी को अपना राज नहीं बताता था, किसी को अपना राजदार नहीं बनाता था, किसी को अपना राजदार नहीं बनाता था, ठीक है। तो इसी से निकला है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है ऐसा पुरुष जो आपका राजदार हो। क्या बोला मैंने, ऐसा पुरुष जो आपका क्या हो, राजदार हो। ऐसा पुरुष, ध्यान रखना, पुरुष राजदार, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंट,
ठीक है। अब चूंकि नटवरलाल जो था वो किसी को अपना राजदार बनाता नहीं था, इसलिए ही हैज़ नो कॉन्फिडेंट, ही हैज़ नो कॉन्फिडेंट, वो सब काम अकेले ही करता था, इसलिए पकड़ा नहीं जाता था क्योंकि भंडाफोड़ होने के चांस होते नहीं थे। तो कॉन्फिडेंट का मतलब समझ में आ गया, ये है कॉमन नाउन। ठीक है, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है कि ऐसे पुरुष को क्या कहते हैं जो आपका राजदार हो। ठीक है, तो आप क्या बता देंगे उसको, कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो यहीं से आपके फिलर्स निकलते हैं, यहीं से आपके स्पेलिंग एरर्स निकलते हैं, स्पेलिंग में गलती ढूंढना, यहीं से आपके वन वर्ड्स निकलते हैं, यहीं से आपके एंटोनिम निकलते हैं, यहीं से आपके सिनोनिम्स निकलते हैं। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ते जाइए, वोकेब को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अगला जो वर्ड है कॉन्फिडेंटे। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्फिडेंट की तरह ही है, लेकिन बस फर्क क्या है कि यहां पर पुरुष राजदार था और यहां पर क्या है, महिला राजदार, महिला राजदार। ठीक है, ये मैंने जो फोटो लगाई है आप जानते ही होंगे, हनीप्रीत सिंह और ये राम रहीम है बाबा। तो ये अभी पकड़े गए हैं, इनके ऊपर सेक्सुअली हैरेसमेंट का केस लगा है। तो ये जो थी इनके साथ, ये इनकी राजदार थी। कौन थी? ये हनीप्रीत सिंह बाबा राम रहीम की राजदार थी, उनके सारे गलत कामों में अच्छे कामों में साथ थी। तो ये क्या हुई, ये जो महिला है ये इनकी क्या थी, राजदार थी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंटे, कॉन्फिडेंटे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंटे में यही फर्क है। हनीप्रीत वॉज द कॉन्फिडेंटे ऑफ राम रहीम। कॉन्फिडेंटे का मीन्स है ऐसी स्त्री राजदार, ऐसी स्त्री जो आपकी राजदार हो। क्या बोलेंगे, हनीप्रीत वॉज द कॉन्फिडेंटे ऑफ राम रहीम। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आपके? तो ये कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंटे था। कॉन्फिडेंट का मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष जो राजदार हो। कॉन्फिडेंटे का मतलब आप हनीप्रीत याद कर लेना, हनीप्रीत, तो इससे आपको कॉन्फिडेंटे याद हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही कॉमन नाउन है तो नाउन, लेकिन इसमें जो सब कैटेगरी है उसकी क्या है, कॉमन है। अगला जो वर्ड है वो है परफिडी। अगला जो वर्ड है वो है परफिडी। परफिडी, इसका जो मतलब है वो ये है कि किसी के साथ धोखा, डिसीट, DECEIT, ये सिनोनिम है इसका। यहीं से देखो सिनोनिम्स निकल गए आपके, पर्यायवाची, याद करने की जरूरत नहीं अलग से। डिसीट का मतलब है धोखा, किसी के साथ धोखा करना। इसी के लिए एक शब्द और है ट्रेचरी। ट्रेचरी ये भी सिनोनिम है, ये भी परफिडी का क्या है, सिनोनिम है। इन तीनों का अर्थ ही क्या है, धोखा, किसी को धोखा देना, नमक हरामी करना, नमक हरामी करना, नमक क्या करना, नमक हरामी। अब मैंने ये फोटो जो लगा रखी है, ये रावण, ये राम, और रावण के भाई थे विभीषण। तो विभीषण ने राम को बताया था कि इससे यदि जीतना है, रावण को यदि जीतना है, रावण को यदि मारना है तो इसकी नाभि में तीर मारो, क्योंकि नाभि में ही इसके अमृत बसता है। तो ये कन्फाइड किया, ये क्या बताया, ये सीक्रेट बताया। किसको बताया, राम को बताया। तो ये जो कन्फाइड किया राम को, कन्फाइड देखो जुड़ गया ना, इसी से जुड़ गया कन्फाइड। तो कन्फाइड को आपको याद करने की अलग से जरूरत नहीं है। विभीषण ने क्या किया, राम को कन्फाइड किया, राम को सीक्रेट बताए। तो राम को जब सीक्रेट बताए तो ये क्या है, एक प्रकार का परफिडी है, धोखा दिया, नमक हरामी की, किसके साथ, रावण के साथ। ठीक है, तभी रावण मारा गया। तो ये किस प्रकार का एक्ट है, ये किस प्रकार का एक्ट है, ये एक्ट है एन एक्ट ऑफ ट्रेचरी, एन एक्ट ऑफ ट्रेचरी, TRACHERY, या एन एक्ट ऑफ परफिडी,
ये जो बताना था कि रावण का जो भेद, कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाहे, तो लंका जो ढही तो उसमें भेद था। किसने भेद बताया? विभीषण ने। तो ये क्या काम है? ये है परफिडी, एन एक्ट ऑफ ट्रेचरी, एन एक्ट ऑफ परफिडी। नहीं होता तो नहीं मारा जाता, ठीक है। तो धोखा, नमक हरामी, बात समझ में आ गई। परफिडी, देखिए यहाँ पर जो है FIDE लगा कि नहीं लगा? FID, तो आपको समझ जाना है कि ये धोखा या फिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ शब्द है। पर का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, और फाइड जो है वो है ट्रस्ट, यानी नेगेटिव ट्रस्ट। नेगेटिव ट्रस्ट का मतलब है किसी के साथ धोखा होना, ठीक है। तो यदि आप फाइड को पकड़ लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इस वर्ड का जो सेंस है या तो ये ट्रस्ट से रिलेटेड है या फिर ये धोखे से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रेचरी, ट्रेचरी भी वही चीज़ है, परफिडी है, डिसीट है। तो आपने एक शब्द देखा, उससे दो शब्द और सीख लिए, डिसीट, ट्रेचरी। अगला चलते हैं, बोनाफाइड एंड मेलाफाइड। इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ये आप वोकेब की 4th क्लास, वोकेब की 4th नंबर क्लास देखें, वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइड आया हुआ है दोनों में, यानी इन दोनों का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट से होगा, ठीक है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वोकेब 4 को आप देख सकते हैं वीडियोज, वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है। उस टाइम मैंने वोकेब 4 में रूट वर्ड लिया था बोन, बॉन, बेन, बेने, एंड मेल एंड मेला, ठीक है। तो वहाँ पे इन शब्दों को मैंने अच्छे से बताया हुआ है। अगला वर्ड जो है कॉन्फिडेंशियल। अब कॉन्फिडेंशियल आपने सुन रखा होगा। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय, गोपनीय। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गोपनीय हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियल। IAL, ध्यान रखना, कभी भी IAL लग जाए किसी भी वर्ड के पीछे तो वो क्या बनता है? एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, पीछे LY लग जाए, पीछे LY लग जाए किसी शब्द के तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। इसी तरीके से पीछे यदि IAL लग जाए, आपने देखा होगा मैकेनिकल, है ना, मैकेनिक, मैकेनिकल, तो पीछे क्या लग गया? AL लग गया, यानी मैकेनिकल ये अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है, तो पीछे AL लग जाएगा। इसी तरह से देखिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जिसका मतलब होता है लंबवत, आपने रेखागणित में पढ़ रखा होगा। तो इसी तरीके से बेनिफिशियल, पीछे AL लग गया कि नहीं लग गया? AL, ये क्या बन गया? ये एडजेक्टिव है। ये तो वर्ड मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, इसका तो कोई मीनिंग मतलब नहीं है। लेकिन बेनिफिशियल, पीछे AL लग गया। सुपरफिशियल, पीछे AL लग गया। ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना, जब किसी के पीछे AL लग जाए तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। ये याद रखने का तरीका है। तो इसका मतलब गोपनीय है। अब जो मैंने फोटोज लगा रखी, पिक्चर लगा रखी है, वो इसलिए लगा रखी है कि जो हमारी अभी बीकानेर में पकड़े गए हैं 2 लोग, और वो देश की जो सूचनाएं थी, सेना की जो सूचनाएं थी, वो लीक करते थे, ठीक है, और उसको वो इंडिया से बाहर पाकिस्तान को भेजते थे। तो ये सब क्या था? देशद्रोह था। इनको पकड़ा किसने? IB ने। किसने पकड़ा? IB, खुफिया विभाग जिसको हम कहते हैं। भारत का जो खुफिया विभाग है, जो ऐसी सूचनाओं को इकट्ठा करता है और वहाँ पे छापे मारता है। तो ये जो IB है, ये पूरा का पूरा क्या करता है? अपना सारा काम कॉन्फिडेंशियल रखता है। क्या रखता है? कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय रखता है वो सारे काम, बता के नहीं करता। छापा मारता है तो बता के नहीं करता, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल। क्योंकि यदि कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा, यदि ये इनकॉन्फिडेंशियल होगा, यहीं से देखो आप, इन का मतलब नेगेटिव एंड फाइड का मतलब ट्रस्ट। यदि इसका मतलब है कि गोपनीय नहीं, इनकॉन्फिडेंशियल का मतलब है गोपनीय नहीं, जो चीज़ गोपनीय नहीं हो। तो यदि वो इनकॉन्फिडेंशियल तरीके से काम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो बंदा सतर्क हो जाएगा, वो आदमी सतर्क हो जाएगा और वो पकड़ में नहीं आएगा। तो ये जो IB है, इनके काम ये क्या है? कॉन्फिडेंशियल है। इनकी जो फाइल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? कॉन्फिडेंशियल फाइल। कैसी होती हैं? कॉन्फिडेंशियल फाइल। ये सारी की जो सारी फाइल्स होती हैं, जो देश हित में, देश सुरक्षा में जितनी भी फाइल्स होती हैं, ये सब क्या होती हैं? कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल फाइल, वेरी वेरी सीक्रेट,
बहुत ज़्यादा सीक्रेट होती हैं ये फाइल्स, ये आम जनता के पहुंच से बाहर होती हैं, ठीक है, कुछ लोगों को ही पता होती हैं। जैसे कि हमारा शायद 1999 में जो पोखरण में परमाणु बम परीक्षण हुआ था, तो वो भी पूरा क्या था, कॉन्फिडेंशियल था, कॉन्फिडेंशियल एक्ट था पूरा का पूरा, क्योंकि यदि पता चल जाता अमेरिका को तो वो क्या कर देता, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देता, बर्डन कर देता। तो इसलिए वो सारी की सारी चीज़ें जो देश हित में हो वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और कॉन्फिडेंशियल फाइल, कॉन्फिडेंशियल एक्ट इसी से बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एजेक्टिव है, ये दोनों ही एजेक्टिव हैं। अगला वर्ड कॉन्फिडेंशियली। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉन्फिडेंशियल एंड कॉन्फिडेंशियली, पीछे एल वाई लग गया, मैंने कहा था ए एल लग जाए तो आप समझ जाना एजेक्टिव है, एल वाई लग गया इसका मतलब क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब, और ये भी क्या है, एडवर्ब। इन लग गया, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, सेंस वही है, अर्थ वही है, बस इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज हो गया। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिकली, है ना, ये सारे के सारे वर्ड प्रजातंत्र, लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। किसका फ़र्क है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल का। इसी तरीके से कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंशियल, इनकॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियली, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, भरोसे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें फ़र्क किस चीज़ का है, सिर्फ ग्रामेटिकल प्रोफाइल का। तो कभी कॉन्फिडेंशियली का ऑपोजिट पूछे तो आप क्या लिख देंगे, इनकॉन्फिडेंशियली। कई बच्चे कॉन्फिडेंशियली का ऑपोजिट जो है वो इनकॉन्फिडेंशियल लिख के आते हैं, इनकॉन्फिडेंशियल। अब इनकॉन्फिडेंशियल हो नहीं सकता, क्योंकि इनकॉन्फिडेंशियल तो क्या है, एजेक्टिव है, बोलो। तो एडवर्ब का ऑपोजिट क्या होगा, कभी एजेक्टिव हो सकता है, नहीं, यानी ये गलत हो गया। तो ऑप्शन में ये भी दे रखा होगा कि बताइए इसका एंटोनिम क्या है, और इसमें ऑप्शन दे देगा, और जल्दबाजी में आपने इसको टिक कर दिया, जबकि था ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि पीछे एल वाई है तो इसके भी पीछे एल वाई होगा। एडवर्ब का एंटोनिम एडवर्ब होता है, एजेक्टिव का, अब इसका जो है, इसका जो एंटोनिम होगा वो यही होगा, इनकॉन्फिडेंशियल। इनकॉन्फिडेंशियली नहीं होगा, क्योंकि एजेक्टिव का जो ऑपोजिट होता है वो एजेक्टिव होता है, एडवर्ब का ऑपोजिट जो है एडवर्ब होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, बात वही है, सेंस वही है, अर्थ वही है, बस ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज है। अगला वर्ड देखते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब यहाँ भी दिक्कत हो जाती है बच्चे को, बच्चा समझ ही नहीं पाता कॉन्फिडेंशियल एंड कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या फ़र्क है। एक प्रकार से ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। इसकी फ़ोटो मैंने लगा रखी है विकी डोनर की, विकी डोनर नाम फिल्म देख रखी होगी आपने, विकी डोनर। तो इसमें एक सीन है कि जो आयुष्मान खुराना है, इसको ये जो आयुष्मान खुराना है ये पूछता है कि यदि बच्चों को पता चल गया कि उनका बाप मैं हूँ तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये डोनर होता है ना, स्पर्म डोनर, और ये चीज़ें तो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, बड़ी गोपनीय होती हैं कि किसका बाप कौन है। तो अनु कपूर को कहता है कि यदि बच्चों को पता चल गया कि इनका बाप मैं हूँ तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सब मुझे पापा पापा कहने लग जाएंगे। तो अनु कपूर कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे किसके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ, ध्यान से सुनना, पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे किसके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज होता है। क्या बोला उसने, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लोज होता है, का क्लोज होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई आदमी उस पर भरोसा कर सकता है, ठीक है। ये लीगल होता है, लीगल यानी कि कानूनी रूप से होता है, लीगल होता है जिस पर कि हम किसी पे भरोसा कर सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट सही है, लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी ये कागज़ है, और इस कागज़ के थ्रू हम किसी पे भरोसा
करते हैं, तोड़ता है तो फिर दिक्कत होगी, उस पर हम केस कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लोज का मतलब यही है, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट्स इन विच सेंस, द सेंस इज कि हम ट्रस्ट कर रहे हैं किसी पे, ठीक है, और वो भरोसा हमारा तोड़ेगा नहीं, उसका भरोसा क्या है कि हमारे पास उसके प्रति लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कानूनी कार्यवाही हम कर सकते हैं। तो ये कहता है कि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है, ठीक है, बात समझ में आ गई। लीगल डॉक्यूमेंट्स है जहां पर भरोसा करने का आश्वासन दिया जाता है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। क्रेडिबल क्या है? क्रेडिबल, क्रेडिबल आपने बाहुबली देख रखी होगी। अब बाहुबली में जो कटप्पा था और ये जो बाहुबली था, तो कटप्पा जो था ये बिल्कुल ही स्वामी भक्त टाइप का आदमी था, स्वामी भक्त था। तो ये किस प्रकार का आदमी था? क्रेडिबल। क्रेड का मतलब होता है ट्रस्ट, और ये एबल से बना है, BLE किससे बना है? एबल से, यानी कि ट्रस्ट के एबल हो, ट्रस्ट के एबल व्यक्ति हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिबल, ठीक है, यानी भरोसे के योग्य। क्रेडिबल का मतलब होता है भरोसे के योग्य, ऐसा व्यक्ति जो ट्रस्ट के एबल हो। तो ये जो कटप्पा था वो क्या था? क्रेडिबल था। कटप्पा इज क्रेडिबल मैन, कटप्पा इज क्रेडिबल मैन, यानी भरोसे के लायक आदमी था कि धोखा नहीं देगा। वो बात अलग है कि इसने इसको धोखे से पीछे से वार करके मार दिया था। तो क्रेडिबल समझ में आ गया। इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है इसको भी ध्यान से देखें, ये एजेक्टिव है। ये क्या है? एजेक्टिव। क्रेडिबल एजेक्टिव। देखिए क्रेडिबल मैन, क्रेडिबल एजेक्टिव है, मैन क्या है? नाउन। नाउन से पहले आने वाला क्या होता है? एजेक्टिव होता है। इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको। इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, ठीक है। इनक्रेडिबल, हालांकि दिखने में ये जो शब्द है ये बिल्कुल नेगेटिव लग रहा है। इनका मतलब मैंने आपको बताया है नेगेटिव, यानी बिल्कुल ऑपोजिट किसी चीज का। क्रेड का मतलब होता है ट्रस्ट, तो ट्रस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट इनक्रेडिबल। आपको देखने में ये शब्द लगता है नेगेटिव, पर है नहीं, ये है शब्द पॉजिटिव। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अतुलनीय, अद्भुत, ऐसी चीज जिस पे भरोसा ही न आए, जिस पे भरोसा ही न आए, ट्रस्ट ही न आए। इनका मतलब क्या था? ऑपोजिट था, बिल्कुल एंटी। किसके एंटी? ट्रस्ट के एंटी, यानी कि किसी पे भरोसा ही ना आए। जब हमें अद्भुत, अद्भुत हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि नेगेटिव सेंस में? नेगेटिव सेंस में, या पॉजिटिव सेंस में? पॉजिटिव सेंस में। तो ये इनक्रेडिबल जो है, लगता तो ऐसा है कि ये नेगेटिव सेंस में होगा, कि ऐसा व्यक्ति जिस पे भरोसा न किया जा सके, लेकिन इसका अर्थ जो है वो ये है कि अद्भुत, यानी ऐसी चीज जिस पर हमें भरोसा ही न आए। अद्भुत, अतुलनीय, अकल्पनीय, कल्पना ही ना की हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल। जो हमारा इंडिया का जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, इंडिया का जो पर्यटन विभाग है, उसकी जो लोगो है, उसका जो एंथम है वो ये है, इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत, यानी भारत को आइए आप देखिए, आप ये देखेंगे कि भारत क्या है? इनक्रेडिबल है, यानी भरोसा ही नहीं आता कि इस देश में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसका जो लोगो है वो ये है, इनक्रेडिबल इंडिया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो सकें। तो इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब है कि ऐसा भारत, अद्भुत भारत, अतुलनीय भारत, ऐसा आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा भारत, ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया। तो इनक्रेडिबल यहीं से बना है, यानी कि ऐसी चीज़ जिस पे कोई भरोसा ही ना आए। अगेन इनक्रेडिबल जो है एजेक्टिव है, क्योंकि इंडिया क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है?
एडजेक्टिव, तो इनक्रेडिबल क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल मेरे साथ बोलिए, क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल क्या होता है? क्रेडेंशियल, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आपके साथ कुछ बातें होती हैं और उसके साथ साथ आप अपनी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, अचीवमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस है, वो सारे के सारे आप ले जाते हैं अपने साथ और आवश्यकता पड़ने पर आप उनको दिखाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, क्रेडेंशियल हैं। क्या है, सारे के सारे क्रेडेंशियल हैं। मतलब क्रेडेंशियल का मतलब क्या कि किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसी के साथ जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, उसने अभी तक क्या क्या किया है, क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट की हैं, इसी तरीके से उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव क्या है, अभी किसी कंपनी में उसने पहले काम किया है तो किस पोस्ट पे किया है, उस समय उसकी उपलब्धि क्या क्या थी, उसने क्या क्या अचीव कर लिया, उसने कितने तक पढ़ाई की हुई है, कहाँ से पढ़ाई की है, उसके ग्रेड्स क्या हैं। ये सारे की सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, क्रेडेंशियल। क्रेड का मतलब होता है भरोसा, यानी ऐसी चीज़ जिसको देख के सामने वाले को भरोसा आ जाए। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपकी क्रेडेंशियल अच्छे होते हैं, सामने वाले को देख के भरोसा आ जाता है। ठीक है, क्रेडेंशियल का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जिसको दिखा के सामने वाले का भरोसा जीता जा सकता हो। तो आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अचीवमेंट्स है, एक्सपीरियंस है, वो क्या है, क्रेडेंशियल है, सामने वाले का भरोसा जीतने के लिए। समझ में आ गई बात? तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये क्या है, क्रेडेंशियल है, ये नाउन इसको कह सकते हैं, क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपसे जब कोई पूछे कि आपके क्रेडेंशियल क्या क्या है, आप अपने क्रेडेंशियल दिखाइए, तो आप ये समझ लेना कि आपको वो क्या पूछ रहा है। आपको पूछ रहा है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी अचीवमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस विद प्रूफ। ऐसा नहीं कि मुंह ज़बानी, विद प्रूफ, आपको प्रूफ दिखाना उसका, कागज। तो कागज के साथ जो हम दिखाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्रेडेंशियल होते हैं। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला है क्रेडिट। क्रेडिट, टू टाइप्स। क्रेडिट जो है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। पहले हम वर्ब की बात कर लेते हैं। वर्ब जो है, इसके दो अर्थ होते हैं। पहला, हम रुपए जमा करते हैं। जब रुपए जमा करते हैं अकाउंट में अपने, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट करना। क्या कहते हैं, क्रेडिट करना। ठीक है। दूसरा अर्थ जो होता है वो ये होता है कि जब हम किसी के ऊपर सेहरा बांधते हैं, जैसे कि 2011 में 2011 था का जो वर्ल्ड कप था, उसका जो विनर था वो इंडिया था। ठीक है, एक्सक्यूज मी, जो वर्ल्ड कप था उसका विनर कौन था, क्रिकेट का, वो इंडिया था ऑफ कोर्स। तो उसमें जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड कप जिताने का जो श्रेय है वो किसको गया, वो MS धोनी को गया। ठीक है, तो क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय देना, किसी को श्रेय देना, ये काम किसने किया होगा, तो क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय देना। ठीक है, तो वर्ब का मतलब, वर्ब भी दो हैं, वर्ब के मीनिंग भी दो हैं। रुपए जमा करना भी क्रेडिट है, और किसी को श्रेय देना, कोई अच्छी चीज़ हो गई है उसका जब हम श्रेय किसी को देते हैं, तो ऑल क्रेडिट्स गोज टू MS धोनी। ठीक है, सारा का सारा जो श्रेय है वो कहाँ जाता है, ये धोनी को जाता है। ठीक है, क्रेडिट एक नाउन होता है। इसको आप समझ सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। बैंक आपको देती है और इस कार्ड के थ्रू आपके अकाउंट में भले ही रुपए हों या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बैंक ये कार्ड देती है और इससे आप जितनी चाहे खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अकाउंट में बिल्कुल रुपए नहीं है, लेकिन आपके पास क्रेडिट है, बैंक को भरोसा है कि ये बंदा मुकरेगा नहीं बाद में, तो आपको वो क्रेडिट कार्ड देते हैं कि आपके अकाउंट में कभी रुपए हो ना हो, आप खरीदारी कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है,
जब हमें किसी पे भरोसा होता है, जब बैंक को भरोसा होता है किसी भी आदमी पे कि हाँ ये मेरा आदमी भरोसे लायक है, इसको मैं उधार खरीदने के लिए मैं क्रेडिट कार्ड दे सकता हूँ, तभी वो क्रेडिट कार्ड देता है। तो क्रेडिट कार्ड से आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। आपको पता होगा 2 कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है। तो ये एक नाउन है इस टाइम, क्रेडिट कार्ड इज नाउन। अब कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है ये ग्रामर से पता चलेगा। ये ग्रामर तय करेगी कि नाउन की ज़रूरत है कि वर्ब की ज़रूरत है। तो क्रेडिट के 2 अर्थ होते, 2 ग्रामेटिकल प्रोफाइल होते हैं, नाउन भी वर्ब भी। नाउन जो है क्रेडिट कार्ड, वर्ब रुपए जमा करना, इसको भी क्रेडिट कहते हैं, और किसी को श्रेय देना, ये भी क्या है, वर्ब है। अगला वर्ड क्रेजुलस। अभी जो वेस्ट बंगाल है उसमें शारदा चिट फंड एक कंपनी थी, उसमें घोटाला हुआ था। शारदा स्कैम नाम से जाना जाता है इसको। और ये कंपनी जो है क्या करती थी कि जो गांव के इलाके जो थे, ग्रामीण इलाके, वहाँ पे जो भोले भाले लोग रहते थे गांव के, उनको लुभावने ऑफर देके उनसे रुपए ले लिए जाते थे कि आप महीने के 100 रुपये जमा कराइए, 200 रुपये जमा कराइए तो साल भर में इतना रुपये आपको मिलेगा। इस तरह की कुछ स्कीम्स देके किसी को कहते थे कि फ्रिज मिलेगा, किसी को कहते थे टीवी मिलेगा, इस तरह की कुछ लुभावने ऑफर्स देके उनको ठग लिया। और जब गांव वाले टाइम कंप्लीट होने के बाद जब पहुंचे उनकी ऑफिस में, तो उन्होंने ताला लगा के वो सब फरार हो गए। कुल मिला के 24,440 करोड़ का घोटाला हुआ था। 24,440 करोड़ का घोटाला हुआ था, करोड़। और इसमें जो शिकार हुए थे वो सारे के सारे ग्रामीण भोली भाली जनता थी, ठीक है। तो वहीं से निकला है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है यानी ऐसा इंसान जिसको इजीली दूसरे पे भरोसा आ जाए। क्रेडुलस ऐसा इंसान को कहते हैं, ऐसा इंसान जो इजीली किसी पे भरोसा कर ले। अब ये जो गांव के लोग थे, ये इन्होंने बिल्कुल भरोसा कर लिया। क्योंकि गांव वालों को इतना पता होता नहीं है रुपए पैसे का, तो उन्होंने उनको ठगा, जो क्या थे बेचारे, क्रेडुलस थे, क्रेजुलस पीपल्स, ठीक है। वो सब क्या थे, क्रेजुलस पीपल्स थे, भोली भाली जनता को ठगना, क्रेजुलस पीपल। इसमें जो है उसकी जो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन पर भी आरोप लगे थे। तो क्रेजुलस का मतलब है ऐसा इंसान जो इजीली किसी पे भरोसा कर ले। शारदा स्कैम को आप याद रख सकते हैं। शारदा स्कैम में जो लोग ठगे गए थे वो सारे के सारे क्या थे, क्रेजुलस थे। बहुत ही लल्लू पंजू टाइप आदमी थे जिनको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता था, ठीक है। इसी का जो सिनोनिम्स है, क्रेजुलस का जो सिनोनिम है, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची, वो है गलीबल। गलीबल, गलीबल भी कह सकते हैं इसको, क्रेजुलस को। इसका एक और अच्छा शब्द है, उसको बोलते हैं हम नाइव। नाइव, NAIVE, नाइव। और एक और शब्द है उसको बोलते हैं हम सिंपलटन, SIMPLETON। इसको याद करने का तरीका है सिंपल। कोई भोला भाला सिंपल सा आदमी होता है, वही ठगी का शिकार होता है ना। तो सिंपलटन, उसको याद रखने का तरीका सिंपलटन, नाइव, गलीबल, ये सारे के सारे जो सिनोनिम्स हैं। और सिनोनिम्स इनका सारा का सारा, इन तीनों का अर्थ क्या है कि भोले भाले लोग, क्रेजुलस, क्रेजुलस जो आसानी से किसी पे भरोसा कर ले, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स है, उसको याद कर सकते हैं आप, गलीबल, नाइव, सिंपलटन, ये सब क्या है, क्रेजुलस के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो क्या है, एडजेक्टिव है। देखो यहां पे मैंने क्रेजुलस पीपल लिखा है कि नहीं लिखा। तो ये पीपल क्या है, ये नाउन है, और उससे पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो क्रेजुलस एडजेक्टिव।
इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है इनक्रेजुलस। देखो क्रेड का मतलब ट्रस्ट, इन नेगेटिव, ठीक है। और पीछे क्या लग गया, ओ यू एस, किसी शब्द के पीछे ओ यू एस लग जाता है तो मोस्टली वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको, जैसे एक शब्द है डेंजरस, डेंजर से बना हुआ है, DANGEROUS, पीछे क्या लग गया, OUS, ये क्या है, एडजेक्टिव। प्रॉस्परस, PROSPEROUS, पीछे क्या लग गया, OUS, ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो मोस्टली शब्द जिनके पीछे कॉन्शियस है ना, स्पीशियस, ये सब क्या है, पीछे OUS लगे हुए हैं, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप पीछे OUS लगा हो तो क्या समझ सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। तो इसका जो ऑपोजिट है वो है इनक्रेजुलस, इन नेगेटिव, क्रेड ट्रस्ट से जुड़ा हुआ, OUS क्या बता रहा है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट है इनक्रेजुलस। अगला वर्ड क्रेजुलसली, क्रेजुलसली, बस पीछे ly लग गया, इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब है, बाकी सेम सेंस है। क्रेजुलस का ही जो है वही मतलब है जो क्रेजुलसली का है, बस फर्क क्या है दोनों में, ग्रामेटिकल प्रोफाइल का है। जहाँ पर हमें एडजेक्टिव की जरूरत होगी वहाँ पर क्या लगाएंगे, क्रेजुलस, और जहाँ पर एडवर्ब की जरूरत होगी वहाँ पर क्या लगाएंगे, क्रेजुलसली। और क्रेजुलसली का ऑपोजिट क्या होता है, इनक्रेजुलसली, ये एडवर्ब है इसका, ठीक है। तो एडवर्ब का ऑपोजिट एडवर्ब, एडजेक्टिव का ऑपोजिट एडजेक्टिव, ठीक है। चलें अगला जो लास्ट शब्द है वो है फिड्यूसरी। फिड्यूसरी, यहां पे देखिए फाइड से बना हुआ फिड्यूसरी, ये भी एडजेक्टिव है। इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है क्या है, एडजेक्टिव। यानी इसका जो लिटरल मीनिंग है, जो इसका लिटरल मीनिंग है वो ये है कि जब किसी भी चीज में ट्रस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, जब किसी चीज में ट्रस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो हम क्या कहते हैं उसको, फिड्यूसरी। हर कंपनी में एक पोस्ट होती है जो क्या होती है, फिड्यूसरी की पोस्ट होती है। किस प्रकार की पोस्ट होती है, फिड्यूसरी, फिड्यूसरी पोजीशन होती है हर कंपनी में, फिड्यूसरी पोजीशन होती है। ये पोजीशन किस प्रकार की होती है, किसी संस्था में ऐसा पद जिस पद के साथ उस संस्था का भरोसा जुड़ा होता है, ये ऐसी पोजीशन होती है, हर कंपनी में होती है। ये ऐसा पोस्ट होता है, इस पोजीशन पर बैठने वाला आदमी को अंदर की खबर होती है उस कंपनी की, कि उसकी प्लानिंग्स, उसके विजन्स, उसके थॉट्स, उसकी कार्यशैली, उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं, उसकी कमियां क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो सारी की सारी किसको पता होती हैं, जो व्यक्ति फिड्यूसरी पोजीशन पे बैठा होता है। तो फिड्यूसरी पोजीशन का मतलब यानी ऐसी पोजीशन जहां पर किसी चीज, जहां पर कंपनी का ट्रस्ट जुड़ा हो। दूसरा एक इंसिडेंट और बताना चाहूंगा मैं आपको। टाटा सन्स आपने सुन रखा होगा, ये इंडिया की, दुनिया की जाने मानी कंपनी है। रतन टाटा इससे संबंधित है, इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो अभी 2-3 साल पहले जो है टाटा सन्स के चेयरमैन ये साइरस मिस्त्री हैं। कौन है ये, साइरस मिस्त्री। इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा हटाया गया। टाटा सन्स के उस टाइम CEO बने थे साइरस मिस्त्री, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा हटाया गया। तो न्यूज़पेपर में ये आया, न्यूज़पेपर में क्या आया, न्यूज़पेपर में ये आया कि इनको हटा तो दिया गया, लेकिन अब मार्केट में बहुत सारी जो कंपनीज हैं, इनको अपने पास अपनी कंपनी में लेने के लिए इनको अप्रोच कर रही हैं, इनको फ़ोन कर रही हैं।
वो कंपनीज इनको क्यों लेना चाहती हैं, इसका सीधा सीधा कारण ये है कि चूंकि ये कंपनी के सारी चीज़ों को जानते हैं, सारी कमियों को जानते हैं, सारी अंदर की खबर रखते हैं, इसलिए वो कंपनियां ये सोचती हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कि ये टाटा सन्स के जो भी अंदर के राज हैं वो हमें बताएंगे, तो इनको हम अपने कंपनी में ले लेंगे तो ये सारे के सारे राज बता देंगे। तो जो न्यूज़पेपर में ये आया था कि इनको निकालने के बाद, और जब कंपनियां इनको अप्रोच कर रही थी बाकी सारी, तो न्यूज़पेपर में आया था कि देयर आर चांसेज ऑफ फिड्यूशरी ब्रीच। देयर आर, अब आपको न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आपको इंग्लिश का पेपर, आपको थोड़ा आप यदि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो आपको गूगल पे ही पेपर्स अवेलेबल होते हैं, उनको थोड़ा और टच में रहना पड़ेगा आपको करंट अफेयर्स के, तभी आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि केवल वर्ड्स याद करने से पार नहीं होगी। आपको उन वर्ड्स, ये वर्ड्स किस सेंस में यूज हो रहे हैं, किस तरीके से वर्ड्स में पिरोए जा रहे हैं, यदि आपको ये पता है तभी आप उन शब्दों को के वास्तविक हकदार हैं, तभी आप उन शब्दों को सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ वर्ड्स याद कर लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मैंने 2 एग्जाम्पल शुरू में दिए थे, वर्ड्स याद करने से कुछ पता नहीं चलता, आपको ग्रामर, उसका वाक्य प्रयोग, उसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देयर आर चांसेज ऑफ फिड्यूशरी ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, ब्रीच का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, और फिड्यूशरी का मतलब होता है कि ट्रस्ट का उल्लंघन करना, यानी कि चांसेस हैं कि ट्रस्ट का उल्लंघन हो। टाटा सन्स के साथ जो इनके ट्रस्ट जुड़े हुए थे साइरस मिस्त्री के, वो संभव है कि वो उसका उल्लंघन हो जाए और वो अंदर की खबर दे दें, बता दें किसी कंपनी के, ठीक है। तो फिड्यूशरी का मतलब ये होता है। अब बच्चे कहते हैं कि सर कोई बुक मुझे बता दो जिसको आप फॉलो करते हो। अरे कोई बुक नहीं है, बुक होती, पहले तो बात बुक है ही नहीं, और तुम्हारे पास बुक होती भी तो भी नहीं पढ़ पाते, ठीक है, क्योंकि बुक्स होने से पढ़ने का कोई रिलेशन नहीं है। बुक्स दुनिया भर की तमाम पढ़ी हो, पर टाइम भी तो होना चाहिए, मन भी तो होना चाहिए ना, इच्छा शक्ति है नहीं, तो कोई बुक फॉलो नहीं है। इसमें बहुत सारी बुक्स के साथ साथ अपना नॉलेज प्लस जो कंटेम्प्रेरी जो थिंग्स हैं, जो न्यूज़ है, समसामयिकी खबरें, उन सब का भी जोड़ करके मैं तुम्हें जो है आपके सामने ये प्रस्तुत करता हूँ। तो कोई एक बुक से ये सब चीज़ें नहीं है, और मैं भी कहूँगा कि एक बुक से मत पढ़िए, बहुत सारी चीज़ों से पढ़िए, नहीं तो आपकी जो सोच है वो बहुत ही सीमित हो जाएगी। आप किसी शब्द को उसी बुक के हिसाब से ही सोचेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों को साथ में रख के उस वर्ड्स को देखना है। एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ग्रामेटिकल प्रोफाइल, जैसे मैंने क्रेडिट बताया आपको, तो क्रेडिट क्या था, क्रेडिट के 2-3 ग्रामेटिकल प्रोफाइल थे, ठीक है। अब कोई बच्चा वर्ब याद करके बैठ जाए या कोई बच्चा नाउन याद करके बैठ जाए तो उससे पार थोड़ी ना पड़ेगी। आपको उस वर्ड्स के वाक्य प्रयोग देखने पड़ेंगे। वाक्य प्रयोग के लिए आपको न्यूज़पेपर, ठीक है, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, नॉवेल्स जो भी है आपके पास अवेलेबल, वह इसके साथ साथ आपको इंग्लिश की न्यूज़ सुननी पड़ेगी। तो यहीं से आपको पता चलता है कि किसी शब्द का वाक्य प्रयोग कैसे होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो कोई बुक पर्टिकुलर फॉलो मैं नहीं करता। तो आज हमने जो देखा वो हमने देख लिया फाइड और क्रेड से बने हुए शब्द। फाइड या क्रेड से बने हुए शब्द जिनका मतलब था ट्रस्ट या भरोसा, और उससे जुड़े हुए हमने काफ़ी शब्द देखे। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको फाइड देखना है, जहाँ पे आपको क्रेड देखे, आप समझ जाइए वहाँ पे भरोसा जुड़ा हुआ है, उस शब्द के साथ भरोसा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, बाय।